हेलो फ्रेंड्स, आइए आज पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से 30 तक जो बचा है उसको हल करते हैं। ये अरिहंत प्रकाशन बुक से मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें 30 सेट दिए हैं, 15 सेट में सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। और आज देखते हैं 41 से 45 तक सभी सेट में जैसे कि अंग्रेजी आएगा उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करो, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द में बदल दो। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया उसका एक शब्द बदलो। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, साइंटिफिक स्टडी माने वैज्ञानिक अध्ययन, इंसेक्ट्स माने कीट होता है, कीट या कीड़े मकोड़े। तो कीड़ों मकोड़ों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, ये चीज़ पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उसको हम कहते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी माने होता है कीट विज्ञान। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्रिक क्या किया, ओलॉजी माने होता है स्टडी होता है, और इंटोम माने होता है, इंटोमो में जो इंटोम है तो टोम को मतलब होता है कट होता है। तो मतलब जैसे ऐसा लगता है ना, तो कोई कीट रहता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके पार्ट को जो है मतलब कट किया गया है। तो इस तरह से मतलब इंटोमोलॉजी बनाया है ये। ठीक, इसके पीछे की ओर जिन्हें तो फिलहाल आप इंटोमोलॉजी भी याद कर सकते हो। अगला है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों का सही डायरेक्ट स्पीच बताना। तो सही डायरेक्ट स्पीच आपको बता देना है, पढ़ते जाइए। जैसे आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो सॉल्व करके ट्रिक सहित बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि वाई कंजक्शन है WH टाइप, तो सीधी सी बात है, तो जो इन्वर्टेड कामस शुरू होगा उसमें भी WHY ही आता है, क्योंकि वही WH कंजक्शन का काम करने लगता है। तो देख लीजिए WHY कहाँ आया है। किसी में पहले मार आया तो हो नहीं सकता, डू नॉट से हो नहीं सकता, यू से हो नहीं सकता पहला शब्द। वाई सी में आया तो वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेट, बस आराम से हो जाएगा। तो सेट कास्ट हो जाएगा, वाई से जोड़ दिया जाएगा। इनडायरेक्ट बनाया, डायरेक्ट इस तरह से सी वाला आपका सही हो जाएगा। हाँ 43 से 44 आपका जो है आपका अनसीन पैसेज है। तो इस अनसीन पैसेज काफ़ी कुछ करा चुके हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ये बुक नहीं है। उसके बाद मैं क्वेश्चन जो इसमें है दिखा दे रहा हूँ, उसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, मॉडर्न मेडिसिन इज प्राइमरली कंसर्नड विथ। आधुनिक दवाइयाँ मुख्य रूप से कंसर्न विथ है, तो आप पढ़ेंगे तो प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। जो आधुनिक दवाइयाँ बनी है तो अच्छे स्वास्थ्य के प्रमोशन पदोन्नति के लिए हैं, वृद्धि के लिए हैं। तो ये आपका 43 नंबर का हो गया। चलिए 44 भी देख लेते हैं। 44 नंबर के यहाँ, ए हेल्थी मैन शुड बी कंसर्न विथ। एक स्वस्थ व्यक्ति को कंसर्न रहना चाहिए, चिंतित रहना किसके साथ, हिज वर्क विच, अपने काम के साथ, विच गुड हेल्थ मेक्स पॉसिबल, जो अच्छे स्वास्थ्य को संभव बना देता है। तो पहला ऑप्शन सही है, आप पढ़ेंगे तो इसमें भी यही मिलेगा। टॉकिंग अबाउट हेल्थ ऑल द टाइम मेक्स पीपल, मतलब स्वास्थ्य के बारे में बात करते समय जो हर समय लोग करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहा गया पैसेज में। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो उनके लिए कहा गया है कि ऑफन सफ़र फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, कि ये प्रायः जो है काल्पनिक बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। मतलब हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं, मुझे ये हुआ गया वो हो गया, बीपी भी बढ़ा तुरंत चेकअप कराने पड़ चलते हैं, ज़रा सा भी समस्या, तो वो काल्पनिक बीमारियों से जो है सफ़र करते हैं प्रायः, इसलिए ये कहा गया है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हो गया। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 भी देखते हैं, क्योंकि आपको समय कम है तो क्विक रिवीजन करा रहे हैं, फटाफट पूरा आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ग्रामर बेस्ड, वर्ड पावर बेस्ड क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे पूरा, और उसी से आपका छांटने का भी क्वेश्चन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को बना लेट ही स्किल्ड वर्कर। तो यद्यपि उसे देर हो गया फिर भी वह एक कुशल वर्कर माने श्रमिक है, तो इसमें 2 भरा जाएगा, बी वाला। 2 लेट, यद्यपि लेट हो गया, ही या लेट से शुरू किया है, ही इज ए स्किल्ड वर्कर, फिर भी वह एक कुशल कार्यकर्ता है, श्रमिक है। इसमें 2 भरा जाएगा। 2 का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, या ठीक है, यद्यपि या किसी चीज़ के बावजूद भी, देर होने के बावजूद भी वह एक कुशल। जैसे कोई आदमी है देर से काम कोई सीखा है, सीखना शुरू किया करना, लेकिन फिर भी उसमें स्किल्ड हो गया, दक्ष हो गया, तो वही चीज़ में बताएगा। 42 नंबर का आपका है, कॉल द विटनेस सेट द जज। जज ने कहा कि विटनेस को बुलाओ, गवाह को बुलाओ। तो सीधी सी बात है, जज कह रहे हैं कि मतलब जो न्यायाधीश हैं तो गवाह को बुलाने का आदेश दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई आर्डर आर्डर, जज को बुलाया जाए। तो कमांड आर्डर टिकाने में किसी में देखिए जज की बात आस्ट है तो कुछ नहीं रहे, टोल्ड भी नहीं कह रहे हैं, आस्ट।
तो कमांड या ऑर्डर्ड होता सही, तो ऑर्डर्ड है तो द जज कमांडेड देम टू कॉल द विटनेस। तो यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है तो को ऑर्डर्ड या कमांडेड बताया जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट देम मान लिया गया, क्योंकि जब जज कहेंगे तो कहेंगे उन्हें फर्स्ट विटनेस को बुलाने के लिए कहा गया। तो देम या हिम ये सब मान लिया जाता है, टू से जोड़ दिया जाता है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो पहला ऑप्शन सही है। 42 के बाद चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 और 44 ये सभी 43 तो वैसे ही है, 44 पैसेज पे आधारित है। 43 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहे हैं गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दीजिए। ए हेटर ऑफ वुमेन, औरतों से घृणा करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट माने गाइन माने होता है वुमेन होता है, मिस माने हेट होता है घृणा करना, तो इसमें दो रूट वर्ड है। तो गायनकोलॉजिस्ट आप पढ़े होंगे कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको गायनकोलॉजिस्ट कहते हैं, तो इसी गायन से बना है। तो गायन माने होता है वुमेन होता है, इस हिसाब ट्रिक बना लीजिए, गायन कहीं भी आ जाएगा जिसमें और किसी में आया नहीं है, तो वुमेन होगा। मिस माने होता है हेट, औरत से घृणा करना, तो हेटर ऑफ वुमेन कहेंगे। अब 44 45 ये सब आप पैसेज पे आधारित है, तो आप इसको आराम से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। तो 44 नंबर का व्हाई डिड फिलासफर गेट अप, फिलासफर क्यों उठा था? तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वह उठा था इट वाज हिज टर्न टू कीप वॉच। ठीक है, घड़ी कीप वॉच मतलब निगरानी, उसके निगरानी करने की बारी थी। व्हाई डिड द बार्बर सेव ऑफ द हेड ऑफ फिलासफर, नाई जो है दार्शनिक के सिर को क्यों सेव ऑफ, ठीक है, सेव कर दिया था। तो इसमें सीधी सी बात है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ही वांटेड सम अम्यूजमेंट, वह कुछ आनंद लेना चाहता था। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से 45 में जो है आपका वापस पढ़ेंगे तो डी वाला हो जाएगा, ही वांटेड सम अम्यूजमेंट, वह कुछ आंसर चाहता था। ठीक है, तो सॉरी अम्यूजमेंट आनंद चाहता था। चलिए आगे अगले सेट पे चलते हैं। अगला सेट देखिए है यहाँ प्रैक्टिस सेट 17 के बाद जो है 18 सेट है। लेट ही स्किल्ड वर्कर, तो इसमें दो हो जाएगा। कॉल द फर्स्ट विटनेस, इसमें द जज कमांडेड, इसको हम बता चुके हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस पर आए थे। हाँ 43 नंबर में मिसोगाइनिस्ट है, इसको भी बताएं, सॉरी वही रिपीट हो गया। चलिए अगले पेज पर आते हैं 18 सेट पर। यहाँ से देखिए सेट नंबर 18। पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रॉवर्ब, निम्नलिखित प्रॉवर्ब का मीनिंग बताओ। मीनिंग मतलब अर्थ बताएं। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक बादल में एक चांदी का लाइनिंग माने रेखा होती है, सिल्वर लाइनिंग होती है प्रत्येक बादल में। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग होती है। ये कहावत है, तो कहावत का मतलब मीनिंग बताना है। ठीक, तो अब इसका मीनिंग जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है देयर इज नो होप इन एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक, तो सॉरी ये नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। सुखद स्थिति में भी कोई आशा नहीं। देयर इज ए पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, ये होगा बी वाला। देयर इज ए पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड होती है टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, प्रत्येक असुखद स्थिति में भी एक पॉजिटिव साइड होती है। ठीक है, तो अनप्लीजेंट देखिए दोनों में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो बी वाला सही है। कह रहे हैं कि एवरी क्लाउड है जो सिल्वर लाइनिंग, प्रत्येक बादल में सिल्वर लाइनिंग होती है। तो सिल्वर लाइनिंग मतलब होना क्या, बादल हैं तब भी सिल्वर लाइनिंग है। इसका मतलब ये है कि मतलब आप अनप्लीजेंट सिचुएशन रहेगी, बादल का मतलब यहाँ अनप्लीजेंट सिचुएशन है, असुखद स्थिति है, और सिल्वर लाइनिंग होना का मतलब उसमें कुछ पॉजिटिव साइड होना। तो इसमें इस तरह से इसका मीनिंग होता है। क्लाउड्स का मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन है, सिल्वर लाइनिंग का मतलब पॉजिटिव साइड है। तो देयर इज ए पॉजिटिव साइड टू एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन, कहने का मतलब ये है प्रत्येक असुखद स्थिति में भी एक सुखद जो है पक्ष होता है, पॉजिटिव साइड होता है। हाँ 42 नंबर का पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दिए गए वाक्य के लिए क्या एक शब्द हो सकता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, अपनी पत्नी को मार देने के कार्य को क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसको हम कहते हैं अक्सोरिसाइड। ठीक है, क्योंकि ये अक्सोर जो है, अक्सोर का मतलब होता है वाइफ होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा से, तो वाइफ को जो मार दे उसको अक्सोरिसाइड माने होता है मर्डर, हत्या
करना। तो इसलिए ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। अब देखिए 43 से 45 तक आपका आंसर पैसेज आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बुक नहीं है, ठीक, आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं इसमें आंसर बता दे रहा हूँ आपको। 43 नंबर का है, नाउ ए डेज इन आवर स्कूल वी ट्राई टू इंजेक्ट चिल्ड्रन। आज के दिनों में हम अपने बच्चों को, ठीक है, छोड़ने का प्रयास करते हैं स्कूल में। तो इस मतलब इससे रिलेटेड क्या सही आंसर होगा आपका? पैसेज पढ़ेंगे तो होगा विथ आवर ओन व्यूज, अपने विचार से जो उनको छोड़ते हैं स्कूल में, तो ये बी वाला सही है। एजुकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम, एजुकेशन को स्वतंत्र होना चाहिए, किससे स्वतंत्र होना चाहिए? तो पैसेज के आधार पर चेन्स ऑफ इविल पास्ट, भूतकाल की बुराइयों से की जंजीरों से स्वतंत्र होना चाहिए। 45 नंबर का, व्हाट इज नेचुरल एंड सेक्रेड इन ए चाइल्ड, एक बच्चे में क्या प्राकृतिक और, ठीक है, और पवित्र होता है? तो पढ़ेंगे पैसेज तो उसमें लगे इट्स कैपेसिटी फॉर थिंकिंग एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट नोज टू बी ट्रू, सोचने और कार्य करने की क्षमता उस चीज़ के अनुसार जिसके अनुसार वह जानता है कि क्या सही है। तो चलिए फिर अगले सेट पे आ जाते हैं। सेट नंबर 19 जो दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प को चुनकर जो है इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, हमारे अध्यापक ने हमें कहा कि चीनी पानी में घुल जाती है। तो इसको मतलब हमको करना है करेक्ट मतलब इसका इनडायरेक्ट बता देना है। तो अब यहाँ जब आप पढ़ते जाएंगे तो पहली बात तो टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व्ड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी चीनी में घुल जाती है तो कभी टेंस नहीं बदलेगा, तो पहला में बदल दिए ये गलत है। दूसरे में हैज़ तो आता नहीं, प्रेजेंट इनफिक्स बदल पास, ये भी गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ कर दिए, ये भी नहीं हो सकता। आवर टीचर सेड टू अस, सेड टू का टोल्ड किया जाता है, ये भी गलत है। लास्ट वाले में टोल्ड किया भी गया है, दैट लगाया गया, डिजॉल्व को डिजॉल्व से रहने दिया, जोड़ दिया गया, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन आपका सही इनडायरेक्ट हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपुलेंट माने होता है धनी, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, धन तो आपुलेंट कहते हैं उसको। तो वेल्थ माने धनी होता है, वेल्थ माने धन होता है, संपत्ति होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका 42 में डी सही हो जाएगा। 43 से 45 तक आंसर पैसेज है, आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बीरबल वॉज रिनोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, ठीक है, तो बीरबल से रिलेटेड पैसेज आप इसको आराम से पढ़ समझ सकते हैं, इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो आंसर मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, 43 नंबर में आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर, उसी पे मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आप वहाँ से स्लोली पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर मिला सकते हैं। हाउ डिड बीरबल रिएक्ट टू द कोर्टियर्स चैलेंज, दरबारियों के चैलेंज को कैसे रिएक्ट किया था बीरबल? तो इसमें आप जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही निकल जाएगा, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, क्योंकि वह चुनौती को स्वीकार किया था। व्हाट डिड बीरबल फर्स्ट आस्क कोर्टियर टू डू, फिर बीरबल ने सबसे पहले कोर्टियर को क्या करने के लिए कहा था? तो आप पढ़ेंगे टू कम इन फ्रंट ऑफ हिम, पहले कहा कि उसके सामने आए वो, तब वो आगे कुछ करेगा। आइए अब अगला सेट देखते हैं। आपका 19 के बाद सेट नंबर 20 पे आ जाते हैं। सेट नंबर 20 में आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, इफ़ यू मेक ए प्रॉमिस यू मस्ट बी श्योर टू, यदि तुम कोई वादा करते हो तो तुम्हें अवश्य इसे क्या करना चाहिए? पूरा कर लेना चाहिए। तो वादा पूरा करने के लिए क्या लगता है? एकम्प्लिश माने पूरा करना होता है, कीप माने रखना होता है, या फॉलो माने अनुसरण करना, सक्सीड माने सफल होना। तो हमेशा वादा पूरा करने के लिए ध्यान दीजिएगा, कीप ही लगता है, जैसे कीप प्रॉमिस माने वादा पूरा करना, ठीक है, तो एकम्प्लिश नहीं लिखा जाता। तो कीप माने पूरा करना, तो प्रॉमिसेस को कीप किया जाता है। कक्षा 10 में आप पढ़ रहे होंगे, यदि एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपना वादा पूरा किया है, आई विल कीप माई प्रॉमिस, उसने लिखा था कि मैं अपने वादे को पूरा करूँगा, तो कीप प्रॉमिस माने वादा पूरा करना, तो बी आपका सही है। अगला है आपका 42 नंबर का, जो चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, इनकरेक्ट बताना किस में गलती है। मोहन, वन ऑफ मोहन सेप्शन, मोहन की महत्वाकांक्षाओं में से एक इन लाइफ, जीवन में मोहन की महत्वाकांक्षाओं में से एक वर टू विजिट थी, विजिट करना, तो इसमें गलती है आपका, वर नहीं रहेगा, यहाँ वाज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ग्रामर का रूल है, वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन लिखा जाता है, लेकिन वर्ब जो लगता है ना, तो ऑफ के पहले वाला जो ये वन के अनुसार लगेगा, ना कि ऑफ के बाद वाला। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला
शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके अनुसार नहीं लगती तो इसके पहले के अनुसार। तो वन के अनुसार यहाँ वर नहीं होगा, यहाँ वाज होना चाहिए, इसलिए आपके एरर ये यहाँ तक तो ए हो गया, यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक बी हो गया, तो बी पार्ट में आपके एरर है। ठीक है, बी पार्ट में गलती है, तो आपका आंसर जो है इसमें 20, ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे दिया है ना, इसमें किस पार्ट में गलती है, तो बी आपको ऑप्शन सही लगा देना है, टिक कर देना है पेपर में। 43 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना, अंडरलाइन जो किया गया वही शब्द। यूनिक बुक, यूनिक क्या है इसमें, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि नाउन है एडवर्ब है, ये चार ही पूछता है। तो सीधी सी बात है, बुक आपका नाउन है, उसके पहले यूनिक आया तो ये एडजेक्टिव है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44-45 आपका अनसेन पैसेज, आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। स्वामी दयानंद कंसिडर्ड इट हिज ड्यूटी टू, स्वामी दयानंद इसे अपने कर्तव्य समझते थे। किसको तो पढ़ेंगे तो आपको प्रीच वेदास एंड द ट्रूथ, जो उन्होंने वेदों का और उपदेश दिया था और सच्चाई क्या, तो उसी को ये अपना कर्तव्य समझते थे। स्वामी दयानंद वांटेड टू टेल द ब्रिटिश दैट, ब्रिटिश को बताना चाहते थे स्वामी विवेकानंद, क्या बताना चाहते थे, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो मिलेगा, द आर्यंस वर ओरिजिनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि आर्य लोग जो थे भारत के वास्तविक निवासी थे। तो चलिए अब आपका एक्सरसाइज, हाँ, सेट नंबर 20 तक आपका सॉल्व हो गया। 20 के बाद 21 पे हम लोग आ जाते हैं। 21 में है, पहला है बीट टू बीट द एयर, मतलब करें सेलेक्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, उस विकल्प का पता लगाओ जो निम्नलिखित फ्रेज का से जो है एकदम बेस्ट मतलब बैठ रहा हो, सही सबसे अच्छे ढंग से अर्थ दे रहा हो। यहाँ टू बीट द एयर का मतलब बताना। टू बीट द एयर माने क्या होता है, एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हवा में हाथ पैर मारना। तो हवा में हाथ पैर मारना का मतलब क्या, बेकार का प्रयास करना। तो उसके लिए अंग्रेज, ठीक है, मतलब कि टू मेक इफोर्ट, एक ऐसा प्रयास करना दैट आर यूजलेस, यूजलेस माने बेकार, बेन माने बेकार। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसका करेक्ट मीनिंग आप याद करिए, ज़्यादा और सबके चक्कर में मत पड़िए। जब आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो आप उसको अर्थ पढ़ के निकालेंगे कि हवा में हाथ पैर मारने का मतलब क्या, बेकार का प्रयास करना। जैसे होता ना, जैसे एक लोग शेर को मार दिए थे तो शेर अब घायल हो गया तो कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी वो अपना हाथ पैर मार रहा था कि मिल जाए तो आदमी को हम फाड़ के खा जाएंगे। इस तरह से उसको कहते हैं हवा में हाथ पैर मारना। कुछ भी करे लेकिन वो प्रयास उसका सफल नहीं होगा। 42 नंबर का वाक्य है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, सिनोनिम्स बताना सही। ठीक है, ट्रंकेट, ठीक है, ट्रंकेट का आपको क्या बता देना, सिनोनिम्स बता देना है। तो ट्रंकेट माने होता है छोटा करना, ठीक है, संक्षिप्त करना। तो उसके लिए छोटा करना या संक्षिप्त करना का अंग्रेजी क्या दिया गया, तो हो जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ माने होता है काट के कम कर देना, ठीक है। तो कट ऑफ माने भी कम करना, ट्रंकेट माने भी कम करना। इसका एक सिनोनिम्स होता है करटेल, करटेल माने भी कम करना होता है। शार्टन कर सकते हो, ठीक है, लिसन LESN कम करना, कोई भी कम करना करेंगे, डिक्रीज भी हो जाएगा। तो यहाँ कट ऑफ ज़्यादा सही ऑप्शन दिया गया। 43 से 45 भी आपका 500 पैसेज, आप इसको बिल्कुल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप आंसर मैं इसको बोल के मिला दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है, द आई इन दिस पैसेज रिप्रेजेंट्स, इस पैसेज में आई किसको प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मैं प्रश्न का मतलब बता दूँ, ये भी बड़ी बात है, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते इसमें क्या पूछ रहा है। तो पहले प्रश्न को जानना जरूरी है, प्रश्न समझ गए तो जान लीजिए आधा उत्तर आ गया। हाँ, तो 43 नंबर में पूछ रहा है कि आई गिवन पैसेज में क्या मतलब कि किसके लिए आया है। तो सीधी सी बात है, आप पढ़ेंगे तो आएगा कि आई जो है एक कॉमन व्यक्ति के लिए आया है, ए कॉमन मैन, आई मतलब सामान्य व्यक्ति। द आइडियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए सिविलाइजेशन, सभ्यता को समझने का, ठीक है, जो आइडियल वे माने आदर्श तरीका है, तो वो क्या है। तो पैसेज पढ़ेंगे बताएंगे, टू स्टडी ए डेली रूटीन ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, साधारण व्यक्ति के दिनचर्या का अध्ययन करना। 45 नंबर के कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन द पैसेज रिफर, पैसेज में जो कॉम्प्लिकेटेड मशीन शब्द का यूज किया गया वो किसको, ठीक है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एन अलार्म क्लॉक, एक अलार्म की घड़ी को जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो चलिए फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है, हो गया।
22 पे अब चलते हैं। 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट हो गया, 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट, 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट में देखिए शुरुआत में दिया सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों को भरने के लिए सही प्रीपोजिशन का चयन करो। अब देखिए बात इसको हम समझा रहे हैं अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है। तो आई प्रीफर चासर स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश पोइट्री पढ़ने में मैं चासर को प्रीफर माने अधिक पसंद करता हूँ, किससे? स्पेंसर से। तो प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ हमेशा टी ओ लगता है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, यहाँ टू लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। प्रीफर है और इससे रिलेटेड एक शब्द है प्रीफरेबल, इन दोनों के साथ हमेशा टू लगता है। और जिसके अंत में आई ओ आर रहेगा, जूनियर सीनियर ये सब रहेगा, तो उसके साथ भी टू लगता है। ये दोनों रूल आप याद कर लीजिएगा। फाइंड आउट ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। ग्रामर के हिसाब से जो रॉन्ग सेंटेंस हो, गलत वाक्य हो, उसको आपको फाइंड आउट माने पता लगा लेना है। तो पता लगाने में आपको करना है 42 नंबर, लेट मी पुट माई सिंग हियर। मतलब मुझे माई सिंग हियर, मुझे यहाँ मेरा गाना रखने दो। गाना तो होगा नहीं, साइन होगा। और द कैटल आर माइन, ये कैटल साथ आर लगता है, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत बताना ना, तो ये तो सही है। एग्जामिन द बुक क्लोजली, ये भी सही है, नज़दीकी से एग्जामिन किया। ही हैज़ नो नॉलेज एंड इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ये भी सही है। तो सब तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। गलती क्या है? ठीक है, तो गलत है तो गलत ही तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए, तो गलत ही तो पता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। आपके इसमें गलती ये है कि यस आई जी एन रहना चाहिए, तो ये गलत लिख दिए या नहीं कर दिए। लेट मी माई साइन ईयर, मुझे मेरी साइन यहाँ करने दो। ठीक है, तो ये चीज़ हो, यस आई जी एन होना चाहिए, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। गलत है क्योंकि पकड़ना था, तो पहले में ही गलती मिल रही। आगे आपको करेक्ट सिनोनिम्स बताना है, गिवन बिलो जो दिए गए हैं नीचे शब्द। ट्रीजन, तो ट्रीजन माने क्या होता है? देशद्रोह होता है। ठीक है, तो देशद्रोह यानी कि देश के साथ जो वफादारी ना करे, गद्दारी करे। तो आपका डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी माने होता है वफादारी ना करना, यानी कि देशद्रोह करना, स्वामी भक्ति न दिखाना देश के प्रति। ठीक है, और पैसन माने तो जोश होता, मिजरेबल माने दुखी होता, डिसअपीयर माने गया में, ये तीनों बिल्कुल अलग है। तो ये ठीक है, डिसलॉयल्टी होगा। इसके अलावा एक शब्द और है ट्रेटर, TRAITOR। ट्रेटर माने भी होता देशद्रोही, लेकिन वो दिया नहीं है। ठीक है, ये ट्रेटरी इससे देशद्रोह बना है, लेकिन जब शब्द नहीं दिया ट्रेटर से रिलेटेड, तो आपको डिसलॉयल्टी भी उसके लिए बेटर वर्ड है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 और 45 आपका आंसर पैसेज है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस काफ़ी करवा चुके हैं। तो इसमें डायरेक्टली आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 44 नंबर में आंसर आपका सी हो जाएगा। जब आप पढ़ते चले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स मदर द बेस्ट वे टू अपोलोजाइज। तो वाइल सेइंग आई एम सॉरी, यह कहते, तो उसका आंसर आएगा जब कह रहा हूँ कि मैं दुखी हूँ, लुक इनटू द आइज ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की आंखों में देखते हुए। ये आपको हो जाएगा 45 नंबर का। द सक्सेसफुल वे ऑफ अपोलोजाइज इज दैट, क्षमा मांगने का जो सफल तरीका है वो यह है कि पैसेज के आधार पर क्या है। तो पहला हो जाएगा शुड नॉट बी मिक्सड अप विथ क्रिएट अदर एक्टिविटीज, दूसरे क्रियाकलापों से मिक्सअप नहीं करना चाहिए। ठीक है, मिलाना नहीं चाहिए। मतलब जो क्षमा मांग रहे हो तो क्षमा मांगने के हिसाब से ही रहो, दूसरे हरकत ना कर। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 22 था। चलिए अब फटाफट प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पे भी आ जाते हैं। 23 का देखिए पहला वाक्य आपका है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट फ्रेजल वर्ब को भरना है। अब पहला, इट इजेंट इजी टू चिल्ड्रेन नाउएडेज, यह आसान नहीं है बच्चों को। नाउएडेज माने आजकल, आजकल के बच्चों के लिए यह आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? ठीक, तो ये आपको बताना है। अब ट्रेन अप, ब्रिंग अप, पुट अप, लीव आउट। ठीक है, ट्रेन अप प्रशिक्षित करना, ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना, पुट अप माने होता ठहरना होता, लीव आउट माने छोड़ देना होता। तो क्या आसान नहीं है आपको ये बताना है। तो पैसेज, हाँ, तो अर्थ के अनुसार मतलब को आपको बताना है कि आज के समय में क्या आसान नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तो क्या आसान नहीं है, तो सीधी सी बात है आज के समय में बच्चों का जो है पालन पोषण करना आसान नहीं है, ब्रिंग अप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पिक आउट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। कंपैरेटिव फॉर्म मतलब कंपैरेटिव डिग्री बताना। ही इज एज वाइज एज सोलोमन, वह उतना बुद्धिमान है जितना कि सुलेमान। तो इसमें
देखिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या कि एज के बाद वाला को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे एज में चाहे जो लिख सकते हैं पहले, लेकिन बाद वाला हमेशा लिख सकते हैं। तो सुलेमान को हम पहले लिख दिए, सुलेमान हो जाएगा, ईज हो जाएगा। तो ये अगर एज वाला मतलब कि पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव में अगर नाट नहीं लगता तो निगेटिव नाट लगा देते, इसलिए नाट लगा दिए। वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर कर दिए तो कंपैरेटिव के साथ हमेशा देन लगते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ही इज यू इधर वाला लिख देंगे। तो मतलब करें वह उतना बुद्धिमान है जितना कि सुलेमान। तो इसको जब बनाएंगे डिग्री चेंज करेंगे तो हम ये कहेंगे सुलेमान जो है उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, तभी तो वह भी उतना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सुलेमान ये इसमें नाट नहीं लगा है, दूसरे में नाट लगा है, और तीसरा वाइजर देन इसमें भी नाट नहीं लगा, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें चौथे में सुपरलेटिव कर दिए हैं तो वाइजस्ट होता नहीं, तो इसलिए तीनों हो नहीं सकते। बचा क्या, बी आपका 100% करेक्ट है। 42 नंबर का इस तरह से ये हो गया। चलिए 43 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 23 देख रहे हैं। हाँ, 43 से 45 आपका मतलब कि ये क्या है, 41 से आपको बता ही दिए गए। 41 हो गया 42। हाँ, 43 से 45 आपका सीधे सीधे अनसीन पैसेज दे दिया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अनसीन पैसेज इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगा, PDF को आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसको भी भेज दूंगा और इसके पहले वाले भी मैं सारे PDF में सेंड कर दूँगा। एंड ठीक है, जिसको भी डायरेक्टली मैं बताया हूँ पैसेज। अंटिल ही वॉज 10 यंग, से पूरा पढ़ते चले जाइए वीडियो को पास करके। अब यहाँ देखिए आंसर मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। अलेक्जेंडर ट्रेक माने होता है पैदल यात्रा करना। अलेक्जेंडर पैदल यात्रा किया था। माइल्स एवरी डे टू अटेंड ड्रॉल स्कूल को अटेंड करने के लिए प्रत्येक दिन कितने मील की पैदल यात्रा करता था। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, बहुत सरल है क्योंकि मैं प्रश्न का मतलब बता दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 8 मील की जो है, ठीक है, यात्रा जो है डेली करता था प्रत्येक दिन स्कूल जाने के लिए। अलेक्जेंडर माने सिकंदर होता है, सिकंदर को अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं, इसका हिंदी होता है सिकंदर, सिकंदर महान जो आप सुने। ही वाज ए क्विक स्टूडेंट, वह एक तेज दिमाग का विद्यार्थी था। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, तो अलेक्जेंडर, इसका मतलब यह है कि अलेक्जेंडर जो है वाज ए फास्ट लर्नर, तेज़ी से सीखने वाला। तो क्विक स्टूडेंट माना तेज विद्यार्थी, मतलब तेज़ी से सीखने वाला विद्यार्थी, तो डी आपका सही है। तो ये मीनिंग पूछ लिया गया उसका अंडरस्टैंडिंग पे आधारित। अलेक्जेंडर बीकेम रिच, अलेक्जेंडर धनी हो गया था। कैसे धनी हो गया था, तो पैसेज को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। धनी हुआ था बाय रिसीविंग ए शेयर इन ए लीगेसी, लीगेसी मैंने होता वसीयत, वसीयत में एक हिस्सा प्राप्त करके वो बहुत ज़्यादा धनी हो गया था, मतलब प्रॉपर्टी उसको वसीयत में मिल गई थी। तो ये था आपका सेट नंबर 23। अब चलिए सेट नंबर 24 पर भी हम लोग आ जाते हैं। 24 मतलब 24 नंबर का सेट जो है। अब देखिए यहाँ ब्रूटल शब्द दिया है, एंटानिम्स बताना है ब्रूटल का। ब्रूटल माने क्या होता है, जो बहुत क्रूर होता है, ठीक है, घिनौनी हरकत करें उसको हम ब्रूटल कहते हैं। तो इसका जो है एंटानिम्स जो है पहला ही हो जाएगा जेंटल, माने सज्जन होता है। जो सज्जन रहेगा तो सीधी सी बात वो क्रूर नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो है 41 में आपका ए जेंटल आपका सही है, क्योंकि इनह्यूमन माने अमानवीय, बार्बरस माने सब, क्रूअल माने, ये तीनों सिनोनिम्स आपके पहला ही एंटानिम्स है। एंटानिम्स पूछा है, बता दीजिए, आगे बढ़िए। 42 नंबर पे हम आ जाएंगे। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। सिनोनिम्स बताना, तो डिसेप्टिव, डिसेप्टिव माने क्या होता है, धोखा देने वाला, जो रेडी टू डिसीव रहे, धोखा देने के लिए हमेशा किसी को तैयार है, उसको डिसेप्टिव कहते हैं, ठीक है। तो डिसेप्टिव मतलब कि अब इसका आपको पूछा क्या है, सिनोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स से सीधे सीधे आप बता दीजिए। मिसलीडिंग, मिसलीडिंग माने होता है गुमराह करना, गलत रास्ते पर ले जाना। जो गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार रहेगा तो वो धोखा ही देगा। और पहला तो ये बी वाला तो ईमानदार है, आप एक माने अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी। तो इन तीनों का किस कोई लेना देना नहीं बचा, आप डी आपका सही है। गिव वन वर्ड फॉर द गिवन डिफिनेशन, डिफिनेशन जो दिया गया इसके लिए एक शब्द बताइए, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक शब्द। वन हु राइट्स स्टोरी एंड न्यूज़ फॉर ए न्यूज़पेपर, वह व्यक्ति जो वन माने व्यक्ति राइट्स लिखता है, स्टोरी कहानियाँ लिखता है, न्यूज़ समाचार लिखता है फॉर न्यूज़पेपर। जो व्यक्ति किसी न्यूज़पेपर के लिए कहानी या समाचार लिखता है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम करेस्पॉन्डेंट। करेस्पॉन्डेंट माने होता है पत्रकार होता है, ठीक है। तो कहानी और न्यूज़ लेखक, ठीक है। अब देखिए आगे आपको दिया गया है 44 और 45 नंबर का जो पैसेज है, अनसीन पैसेज है, तो आप इसको पैसेज को वीडियो को पास करके इस तरह से पढ़ भी सकते हैं। इसमें से मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। पहला है द स्पीकर टोल्ड यूरिया एंड, ठीक है,
मिसेज हीप अबाउट हिज आंट बिकॉज, ठीक है। तो मतलब कि स्पीकर ने बता दिया था यूरिया और जो है मिसेज हीप को अपनी चाची के बारे में, उसकी चाची के बारे में बता दिया था, बिकॉज क्योंकि, क्यों बता दिया था। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में पता चल जाएगा कि वो इसलिए बताया था दे फर्स्ट टॉक्ड अबाउट देयर आंट्स, वे पहले ठीक है अपने आंटियों के बारे में, अपने चाचियों के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए उनके बारे में बता दिया था, इसलिए बताया था कि बात कर रहे थे इसलिए बताया था। तो 45 नंबर पे देख लेते हैं, द स्पीकर स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स, वक्ता जो है अपने माता पिता के बारे में बात करना बंद कर दिया था, बिकॉज क्योंकि, क्यों बंद कर दिया था, जब पैसेज पढ़ेंगे पता चलेगा। हिज आंट हैड टोल्ड हिम नॉट टू डिस्कस हिज पेरेंट्स, कि उसकी चाची ने उसे बता दिया था कि माता पिता के बारे में ना डिस्कस करे, तो इसलिए बंद कर दिया था। तो इस तरह से जो है आपका हो गया। अब चलिए आप सेट नंबर 25 पे आ जाते हैं, ये 24 तक हो गया, 25 भी देख लेते हैं। 25 में आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है 41 नंबर का है, हाउ मेनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड, कितने शब्द गलत लिखे गए हैं इन द सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए वाक्य में कितने शब्द गलत लिखे हैं। तो गलत शब्दों को पता लगाना कि कितने शब्द गलत लिखे गए हैं, ठीक। तो देखिए पहला है, पहले वाक्य पढ़ लीजिए, द नर्स रैप्ड ए बैंडेज राउंड हिज हेड, नर्स जो है अपने सिर के चारों ओर एक बैंडेज को रैप माने तो लपेट लेना, बैंडेज माने वही पट्टी। तो इसमें गलती कौन सा, नर्स तो सही है, स्पेलिंग, रैप गलत है, क्योंकि रैप में ईडी जब जोड़ा तो एक पी बढ़ जाता है, तो ये एक गलती यहाँ मिल गई। बैंडेज में भी ई नहीं रहता, बैंडेज में ए रहता है, तो ये भी एक गलती यहाँ मिल गई। तो दो गलतियाँ आपको मिल गई, राउंड सही है, हिज हेड सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो दो गलतियाँ हैं, दो मीनिंग गलत है, तो इसलिए गलत मीनिंग को पकड़ना था, तो दो गलती इस तरह से है। तो हाउ मेनी करेंगे, वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड, कितने शब्द गलत ढंग से स्पेल्ड माने होता है लिखना, स्पेलिंग लिखना, तो स्पेल से स्पेलिंग बना है, तो इस तरह से दो गलती है। 42 नंबर का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सही उत्तर को आप चुनो। यू आर प्रोबेबली स्लीपी, तुम संभवतः स्लीपी माने निद्राग्रस्त हो, बिकॉज क्योंकि, यू माने तुम, क्योंकि तुम क्या हो, आर यॉर्निंग अलॉट, तुम बहुत ज़्यादा जम्हाई ले रहे हो, यानी माने जब, तो सीधी सी बात है, तो सही है, क्योंकि भाई तुम बहुत ज़्यादा स्लीपी माने सोए हुए अवस्था में हो, निद्राग्रस्त हो, क्योंकि तुम बहुत जम्हाई ले रहे हो, तो इसी से हम जान लेते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। वेंट फॉर लंच, ये तो है नहीं, लंच के लिए चले गए तो जमाई ले, टू मच चॉकलेट खा ली हो, बहुत ज़्यादा, वॉच ये मूवी है भी नहीं, तो सही ऑप्शन आपका यानी अलॉट, कोई भी यानी मीन्स जम्हाई लेना, जम्हाई लेता है तो हम कहते हैं बहुत यार निद्राग्रस्त हो तुम बहुत ज़्यादा, तो पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पैसेज पे आधारित क्वेश्चन भी दिए हैं, पैसेज आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ 43 से लेकर 45 तक। अकॉर्डिंग टू द राइटर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एवरेस्ट प्रूव्स दैट, लेखक के अनुसार एवरेस्ट के कॉन्क्वेस्ट ने विजय वो सिद्ध करती है कि, क्या सिद्ध करती हैं, तो सीधी सी बात है, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो मिलेगा, तो ए स्पिरिट ऑफ मैन हाइटन्स अंडर डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस, की मतलब व्यक्ति की जो आत्मा होती है, उत्साह होता है जो उसका, परिस्थितियों की मांग के तहत जो है हाइटन्स मतलब ऊंचाई पर पहुंचता है। 44 नंबर के, इन दिस पैसेज चेरिसेलिस ऑफ फेलर मीन्स, ठीक है, तो यहाँ क्राइसिलिस ऑफ फेलर, तो ये इसका मीनिंग पूछ लिया है, तो सीधी सी बात है मीनिंग इसका होता है, फेलर कैन बी कंपेयर टू द प्यूपा ऑफ गोल्ड कलर्ड बटरफ्लाई, कि फेल असफलता को कैन बी कंपेयर तुलना किया जाता है, तो टू प्यूपा ऑफ गोल्ड कलर, सुनहरे रंग के जो है तितलियों के प्यूपा से इसकी तुलना की जाती है, उसी को कहते हैं क्राइसिलिस ऑफ फेलर। तो फेलर की तुलना यहाँ सुनहरे रंग की तितलियों के प्यूपा से किया गया, उसी को ठीक है क्राइसिलिस ऑफ फेलर कहा जाता है। 45 नंबर का वाक्य है, द वेरी स्टाइल ऑफ प्रोज, प्रोज के ही स्टाइल जो है सजेस्ट सुझाव देती है, द राइटर इंटेंट्स द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज टू बी, कि लेखक जो है पैसेज का लास्ट सेंटेंस अंतिम वाक्य में इंटेंट्स माने इरादा करता, टू बी माने होने का, तो लेखक पैसेज के अंतिम में क्या होने का इरादा करता है, तो जब आप पढ़ेंगे तो इंस्पायरिंग, प्रेरित करना, प्रेरित करने की, प्रेरणादायक होने का, इंस्पायरिंग होने का क्या करता है वो इरादा करता है, कि हमको भी इंस्पायरिंग होना चाहिए। अगला है, आप चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 25 भी हो गया आपका। अब सीधे सीधे एक्सरसाइज नंबर 26 जो किताब में दिया गया सॉल्व करने के लिए, उस पर हम चलते हैं। तो इसमें पहला आपका दे दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स,
ईडियम्स का सही मीनिंग आपको बता देना। देखिए, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ए बर्ड ऑफ पैसेज, माने पैसेज का बर्ड किसे कहते हैं, तो ए बर्ड ऑफ पैसेज ये मुहावरा है, इसका क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, ए बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत विस्तार से यात्रा करता है, उसको हम वर्ड ऑफ पैसेज कहते हैं। पैसेज मान देखिए गद्यांश भी होता है, मार्ग भी होता है। मार्ग का पक्षी मतलब कोई पक्षी मार्ग से जा रहा है, बहुत दूर तक होता है ना, सुबह से चारा उगने के लिए जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, बसेरा लेते हैं। तो इस तरह से उसी हिसाब से इसका बना है मुहावरा। तो ए पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, मुहावरा का क्योंकि मान के अर्थ लिया जाता है, मेटाफरिक अर्थ लिया जाता है, तो मतलब मार्ग का पक्षी मतलब वो व्यक्ति के लिए कहा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो विस्तार से यात्रा करता है, विस्तृत यात्रा कर लेता है। चलिए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब चलिए 42 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन, निम्नलिखित नाउन का एडवाइस माने नाउन है, ये सलाह होता, इसी से बनाना है आपको क्या बनाना है, एडजेक्टिव। तो देखिए, एडवाइजेबल माने सलाह देने योग्य, तो सलाह देने योग्य व्यक्ति है, जैसे ही जो एडवाइजेबल पर्सन कुछ भी है, तो ये मतलब आपका बिल्कुल एडजेक्टिव है। एडवाइस माने सलाह देना, ये वर्ब है, ये हो नहीं सकता। एडवाइजर माने सलाहकार, ये नाउन है। एडवाइजडली, ये भी एलवाई रहता नहीं है किसी भी, ठीक है, एडजेक्टिव में, तो एडवाइजडली ये वर्ब का काम करता है। तो ये सब कुछ गलत है, पहला है 100% सही है आपका। एडवाइस से एडवाइजेबल, ये करेक्ट इसका आपका क्या है, एडजेक्टिव। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सही रूप भरना है 43 में। विल यू ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। इफ़ यू एनी मनी, ये तुम्हारे पास कोई धन है। तो इसमें आपको अर्थ के हिसाब से सेट करना है। तो देखिए, विल यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। इफ़ यू डिडेंट हैव, ये तुम्हारे पास नहीं थी, तो ये कोई बात नहीं है, गलत हो गया। इफ़ यू ओन्ड ए कार, विल यू के साथ ओन्ड सेकंड फॉर्म लगता नहीं, ये भी गलत है। ठीक, अब देखिए, विल यू बाई ए कार, बिल्कुल बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता, बाई ए कार, यहाँ तक सही है, बाई मान लीजिए हो गया। इफ़ यू एनी मनी, इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, ये तुम्हारे पास कोई धन नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि बिल एक फ्यूचर इंडेफिनिट रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो यू के साथ डोंट हैव, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चौथा भी नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता देख लेते हैं। बिल के साथ हैव सोल्ड तो लगता नहीं है। विल यू हैव, क्या विल यू हैव सोल्ड कार, क्या तुम कार को बेच चुके हो, मान लीजिए, यहाँ तक तो हो सकता है। इफ़ यू हैड एनी मनी, ये तुम्हारे पास कोई धन था, क्या तुम्हारे पास धन था तो कार को बेच चुके, ये कोई बात नहीं है, तो ये डी वाला भी गलत है। 100% आपका वाक्य में जो है सही ऑप्शन सी वाला है, ये तुम्हारे पास। विल यू हैव बाई ए कार, क्या तुम कार खरीदोगे। इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी, ये तुम्हारे पास धन नहीं है, तो भी क्या तुम कार खरीदोगे। चलिए, 44 और 45 का आंसर पैसेज भी आप पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं डायरेक्टली इसके आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब वही बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा सीधे सीधे, जिससे आपको ज़रूरत है, फालतू चीज़ें नहीं बता रहे हैं, एग्जाम पॉइंट बता रहे हैं। द ऑथर सैट फियरिंग इनटू द डार्कनेस, ठीक है, तो लेखक जो है अंधकार में बैठा हुआ झांक रहा था, बिकॉज क्यों, तो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ही वाज अफ्रेड, क्योंकि वह डरा हुआ था। अगला है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, लेखक जो है बिस्तर से कूद पड़ा था, क्योंकि क्यों कूद पड़ा था, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, उसके चेहरे से होकर, पास्ट में से होकर एक ठंडी हवा बह गई थी। ब्रीज माने होता हवा, मंद हवा, शीतल हवा, ब्लू में से बह गई थी। तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 26 भी हो गया। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 पे जो चलते हैं, जो इस बुक में कवर कर रहे हैं उसमें दिया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में पहला वाक्य है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को आपको चुनना है। तो सही सेंटेंस में चुनना है, वाक्य पढ़ते चलिए, देखिए कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। तो गलत नहीं, सही चुनना। यू शुड आइदर कम टुमारो आर टुमारो, कम टुडे आर टुमारो, तुम्हें या तो आज आना चाहिए या कल, ये कोई बात नहीं है, आ जाओ या कल, भाई एक ही चीज़ बता, तुम आज आ सकते हो या कल, ये बात पहला गलत। आई हैड स्कार्सली रीच्ड होम, मैं मुश्किल से ही घर पहुंचा था। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, जब जोर से बारिश शुरू हो गई थी। तो बिल्कुल सही वाक्य है, क्योंकि आई हैड के साथ जो है मुख्य क्रिया से पहले स्कार्सली या हार्डली आ जाता है, तो उसके बाद स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन से ही वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में जोड़ दिया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में लिख के अगला वाक्य। तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगले वाक्य में भी हम जान लेते हैं क्यों गलत है। आई हैड नो सूनर फिनिश्ड माई स्टडीज व्हेन आई गॉट अप, ये कोई बात नहीं है, ठीक है, नो सूनर नहीं आता है, जब व्हेन आता है तो
ही इज़ क्लीवरर देन में, वह मुझसे ज़्यादा चालाक है। क्लीवरर देन, तो ये भी गलत है क्योंकि क्लीवरर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, देन के बाद जो है अब यहाँ सब्जेक्ट ही है तो आई यहाँ आना चाहिए, मी नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। तो कुल मिला के आपका बी वाला ऑप्शन 100% करेक्ट हो गया। फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस, सही आर्टिकल को भरना। तो ये तो आप कई दिन से पढ़ेंगे, सूर्य पूर्व में निकलता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य के पहले द लगता है, दिशा के नाम से पहले भी द लगता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य। तो डबल द कहाँ आ गया, बी वाले में आ गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्टिकल की गलती है, सूर्य पूर्व में निकलता है तो दिशा के नाम से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन रहेगा, देखिए यहाँ ईस्ट दिशा का नाम है, इसके पहले प्रीपोजिशन है तो उसके पहले द लगता है, सूर्य के पहले तो द लगता है, तो इसलिए आप दोनों डबल द वाला बी ऑप्शन सही है। 43 नंबर का फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम गिवन इन द ऑप्शन, ऑप्शन में दिए गए इडियम्स का मीनिंग बताना है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, माने लाइन के बीच में पढ़ना, तो इस मुहावरा है लाइन के बीच में पढ़ने का मतलब क्या, गुप्त अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करना। तो इसी तरह से आपको टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, शब्द का छिपा हुआ अर्थ भी समझ लेना, उसको कहते हैं लाइन के बीच में पढ़ना। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसे हम क्या होता है शॉर्टकट में पढ़ते हैं, इसे अनसीन पैसेज वगैरह समझ नहीं रहता तो हम शुरू में पढ़ते फिर लास्ट पढ़ते, तो मतलब बीच में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते तो हमको पूरा अर्थ भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए कहता है रीड बिटवीन, मतलब लाइन के एकदम बीच तक पढ़ लेना, यानी कि टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, शब्द में जो छिपा हुआ अर्थ है उसको भी समझ लेना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। आइडेंटिफाई अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, जो अंडरलाइन किया गया उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। द बर्गलर डिसअपीयर्ड विद द कैश, बर्गलर माने सेंधमार होता है, जो चोर होता है सेंध मार के चोरी कर लेता है, तो वो डिसअपीयर्ड माने गायब हो गया, विद द कैश माने नगद धन को लेकर, तो कैश को लेकर वो गायब हो गया था। तो इसमें जो है बताना डिसअपीयर्ड क्या है, ठीक है, तो डिसअपीयर्ड माने गायब हो गया। अब यहाँ देखिए गायब होने के बाद तुरंत प्रीपोजिशन लग गया, फिर कैश लिखा गया, तो ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसा है, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसके साथ कर्म ना हो, इसके तुरंत बाद कर्म नहीं आया, प्रीपोजिशन आया है, तो प्रीपोजिशन आने के बाद कर्म आया कैश, तो ये कैश जो है ना किसका ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो अगर रहेगा तो प्रीपोजिशन इसलिए लगाया जाता है कि इससे मतलब ताकि उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख के सकर्मक क्रिया इसको बना सकें, ठीक है, लेकिन है तो ओरिजिनल इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ नहीं तो तुरंत कर्म आ जाता। तो डिसअपीयर्ड माने गायब हो गया, क्या गायब हो गया, किससे गायब हो गया नहीं पता चला, तो क्या है, किसी प्रश्न करने से जब वर्ब में नहीं पता चलता तो वह कर्म क्रिया मानी जाती है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। हाँ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको पॉइंट पिक आउट माने छांटना, पता लगाओ कौन सा गलत ढंग से, इनकरेक्ट माने गलत ढंग से लिखा गया शब्द है, तो किसकी स्पेलिंग गलत है आपको ये बताना है। तो देखिए वर्चू की स्पेलिंग सही है, वर्चू माने गुड, क्वियर में भी डबल ही रहता है, ये भी सही है। ट्रेजिडी बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ट्रेजिडी में जो है TRAGEDY, ये डी फालतू दे दिया गया, ठीक है, TRAGEDY, ट्रेजिडी माने होता है दुखांत घटना या दुखांत नाटक। तो आपका जो है सही स्पेलिंग आपको पता रहेगा तो आप गलत जान लेंगे कि हाँ ये गलत है, तो यही आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि गलत ही तो आपको बताना है ना, तो सी ऑप्शन आपका सही है। लीजबल तो सही है, लीजबल माने संभावना से युक्त, या लीजबल माने पठनीय होता है, ठीक है, पठनीय, तो पठनीय जो पढ़ने के योग्य हो। तो चलिए फिर आपका एक्सरसाइज नंबर 27 भी हो गया, चले आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27 हो गया, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पे हम आ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 में देखिए शुरुआत में ही आपको पैसेज दिया गया, तो 41 से 45 तक केवल पैसेज, ये पैसेज आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसको, ठीक है, टेलीग्राम पर भी मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। इसका मैं आंसर डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, वो काफ़ी पैसेज मैं करा चुका हूँ। अब देखिए फ्रस्ट्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो द अपोजिट मीनिंग ऑफ द टू द वर्ड फ्रस्ट्रेटर इन द पैसेज। पैसेज में एक फ्रस्ट्रेटर शब्द आया तो उसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो आप इस तरह से वर्ड पावर वाले कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय ना हो तो छोड़ना नहीं चाहिए इस तरह से। फ्रस्ट्रेटर का क्या मतलब होता है, फ्रस्ट्रेटर का बताना क्या है, अपोजिट मीनिंग विलोम बताना है। फ्रस्ट्रेट माने होता है कुंठित करना, फ्रस्ट्रेटर माने कुंठित करने वाला, लेकिन जो किसी को कुंठित करे, हताश करने वाला, उसको फ्रस्ट्रेटर कहता है। तो अपोजिट पूछा है तो अपोजिट हो जाएगा प्रोमोटर, जो आपको प्रमोट करो, किसी को हताश ना करे, प्रमोट माने उसको पदोन्नत करे, उसको आगे बढ़ाए, तो डी इसका आपका करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा, इसको याद कर लेना, वैसे भी डायरेक्टली भी पूछ सकता है ग्रामर के हिसाब से। अगला शब्द वर्ड ड्रास्टिक इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में एक शब्द आया है ड्रास्टिक, आप पढ़ेंगे तो ड्रास्टिक का क्या मीनिंग होता है। तो सीधी सी बात है,
ड्रास्टिंग का मीनिंग होता है पावरफुल, होता है शक्तिशाली होता है। सी ऑप्शन सही है आपका, पावरफुल। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भर देना है, ठीक। अब देखिए, नेपोलियन हैड जीनियस, ठीक है। नेपोलियन के पास जीनियस माने होता है प्रतिभा, तो प्रतिभा थी, किसके लिए प्रतिभा थी? किसी चीज़ के लिए ही थी ना, तो यहाँ फार हो जाएगा, फार मिलिट्री टैक्टिक्स, सैन्य विषयक चालों के लिए। विदाउट डाउट ही जीनियस मैथमेटिक्स, तो जीनियस था मतलब किसी चीज़ में ही वो जीनियस था, तो इन मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो फार और इन यहाँ बेटर बैठ रहा, ठीक है। तो प्रतिभा होगी तो इन, तो है ना किसी चीज़ के लिए, तो फार, फार किस में पहले आ रहा है? डी में। और वैसे भी लास्ट में किसी चीज़ में किसी विषय में जीनियस है तो इन लगेगा यहाँ, ठीक है। तो जीनियस के साथ फार भी लगता है, इन भी लगता है, लेकिन विषय की बात रहेगी तो इन लगेगा। किसी चीज़ के लिए वो जीनियस रहेगा तो फार लगे, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है इसका। ये फिक्स प्रीपोजिशन की बात है। तो प्रीपोजिशन फार और इन दोनों लगता है तो विषय पहले इन लगेगा, नहीं तो फार लगेगा, तो अब दोनों मिल जा रहा है। 44 नंबर का वाक्य क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 44 का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सही, एकदम सबसे अधिक सही शब्द को क्या करो आप के साथ पूरा करो वाक्य को। प्रिया इज नॉट, यहाँ सही वाक्य भरना है अर्थ के अनुसार, आपको क्या लगता है? प्रिया इज नॉट, हाँ, फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, तो प्रिया इस जॉब के लिए जो है नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है, तो इसके लिए जो है हमको जो है कट आउट होगा, कट थ्रू होगा, कट ऑफ होगा, कट इन होगा, ठीक। तो 44 नंबर में आपका कट आउट होगा। तो कट आउट मतलब हो सकता है किसी जॉब के लिए जो है उपयुक्त ना होना, तो प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, इसके लिए उसको कट आउट नहीं। कट आउट में से काट कर अलग करना, किसी को कैसे से छांट लेना, अलग कर देना। तो मतलब कहीं किसी प्रकार की नौकरी, तो उसमें से प्रिया को काट कर जो है ले लेना है, मतलब बहुत सी लड़कियों में से उसको छांट कर ले लेना, तो कट आउट करना है, तो ठीक है। तो कट आउट यहाँ बेटर होगा कि मतलब किसी में से ले लेना है, उसको काट कर ले लेना, उपयुक्त होगा तो उसके लिए उसको सेलेक्ट कर लेना। कुल मिला के यहाँ सिलेक्शन से मतलब है, इस नौकरी के लिए प्रिया को कट आउट नहीं किया गया है, सेलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है, लिया नहीं गया है उपयुक्त ढंग से। विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के लिए कौन सा कंजक्शन सही है यहाँ बताना है आपको। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे। यू वर्क हार्डर, तुम अधिक कठिन परिश्रम करते हो। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यही कहेंगे, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। तो यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। तो निगेटिव जब रहता है तो निगेटिव में जैसे, अब इसको हम क्या करेंगे, शर्त के हिसाब से बनाते हैं, तो इफ़ से बनाते हैं, तो निगेटिव रहता है तो अनलेस से बनाते हैं। तो वाक्य पहला है निगेटिव, तो इसलिए अनलेस लगा देंगे। अनलेस माने होता है इफ़ नॉट, अनलेस का मतलब होगा अनलेस यू, ठीक है, वर्क हार्डर, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कामा यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं होगे। तो ये एक निगेटिव रहता है, दूसरे में हम अनलेस लगा देते हैं, अनलेस यू वर्क हार्डर, कामा यू विल नॉट सक्सीड। ये आपका वाक्य बनेगा, तो इसलिए अनलेस आपका सी वाला ऑप्शन एकदम 100% सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 28 के बाद आपका 29 नंबर का जो है आपका सेट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 29 दिया है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इसके बाद एक 30 रहेगा, तो उसको भी हम देख लेंगे, पूरा कवर कर देंगे इस बुक को। तो इसके बाद एक और बुक है, उसको भी मैं कल जो है कवर कर दूंगा, उसमें से कुछ बचे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना आए। आप 1 घंटे वीडियो आराम से देख सकते हैं इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो सभी वीडियोज़ लंबी नहीं है, तो ये पूरा मैराथन टाइप में मैं पूरा बना दे रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है, तो इसलिए लेट करने से फ़ायदा नहीं। अब यहाँ 41 और 42, राइट, ठीक है, शुरुआत में ही आपको दे दिया गया है पैसेज, तो आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं भेज दूँगा अपने, अगर आप पासबुक नहीं है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें पहले देखिए कि इन द गिवन पैसेज, डायरेक्टली मैं आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट। इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होबो, तो दिए गए शब्द में आप क्या समझते हैं, होबो शब्द से आप क्या समझते हैं। तो पैसेज में आप पढ़ेंगे तो होबो शब्द आया, तो उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बता देना है। तो आप जब पढ़ोगे पैसेज, तो उसमें होबो का मतलब दिया कि समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जॉब ना हो, हाउस घर ना हो, और मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है, उसको होबो कहते हैं। होबो का मतलब आवारा होता है, वैग्रेंट होता है, ठीक है ना। तो जो आवारा होता है, बंजारा या आवारा इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पास कोई काम धाम नहीं रहता, नौकरी नहीं रहती, तो वैसे अपना का घर नहीं रहता, उसको कहते हैं होबो। तो इसलिए
तो पैसेज में होबो शब्द आया तो उसका मीनिंग पूछ लिया तो आपको यही बताना है। जिसके पास कोई घर नहीं है सब देखेंगे तो मिलेगा आपको। स्कर्वी मीन्स स्कर्वी का यहाँ मीनिंग पूछ लिया, किताब पैसेज में स्कर्वी आया तो स्कर्वी कुछ जनरल सेंस पर भी आधारित रहता है। तो स्कर्वी जानते हैं आप, एक प्रकार का बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होते थे, डिजीज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, उसको हम स्कर्वी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। सही, रॉन्ग मीन्स गलत, गलत ढंग से जो कलेक्टिव नाउन है उसको पता लगाओ। मतलब इसमें काफ़ी शब्द दिए गए हैं जिसमें जो कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा तो उसको आपको पता लगा देना है। तो देखिए आर्मी माने समूह होता, तो ये तो आता ही है। शिप्स माने भेड़, तो भेड़ कोई समूह नहीं है, तो भेड़ के समूह के लिए हम कहते हैं FLOCK। फ्लाक माने होता है भेड़ों का झुंड। तो स्लीप्स आपका नाउन है, ये वो कॉमन नाउन है, सभी भेड़ों को भेड़ कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन नहीं। तो इसलिए आपका आंसर सी गलत ढूंढना है ना, तो बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है तो यही आंसर होगा। सीजर्स, ठीक है, तो कैंचियों का समूह का 2 पार्ट रहते हैं। तो सीजर्स को डॉक्टर सिल्ला माने जब कई बहू हैं तो डॉक्टर सिल्ला कहेंगे उसको, पुत्र बधू। तो इस तरह से बी आपका 100% सही है। ये तीनों उतना मतलब ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, समूह में हो सकते हैं, डाउट है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन शुरुआत में हमको आंसर मिल गया शिप्स, तो आर्मी तो है नहीं, आर्मी समूह होता है। तो ये आपका सही एक ही बताना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस एमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो एक बात ये भी ध्यान देना, इसे ऑप्शन में अगर आपके जो है पहला गलत तो हो नहीं सकता, दूसरा तो आपको आंसर मिल जा रहा है गलत है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 2-3 दिए हैं तो जो पहले नंबर पर रहेगी उसी को हमको मान लेना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद ये बहुवचन है, ठीक है। इसे जिसमें 2 पार्ट होते हैं, डाटा सिल्ला है तो बहुएँ हैं, तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो लेकिन ये सीप्स जो है यही हमको मिल जा रहा है कि भाई समूह में नहीं है, तो इसलिए आप वही मान लीजिए। इन दोनों को भी बहुवचन की श्रेणी में है, यद्यपि ये भी कलेक्टिव नाउन नहीं है पूरी तरह से, कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन हम इनको नहीं बता सकते। 3 तो बताना नहीं, तो एक ही बताना, तो बी आपका हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही वाक्य को पता लगाना। प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट्स, कृपया मेरे सर्टिफिकेट को देखो, ठीक है। तो लुक मतलब ये वाक्य गलत है, क्योंकि लुक दूर से वस्तु को देखने के लिए लगता है। लुक एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, कहीं दूर देख रहे हो तो लुक एट लगता है। नज़दीक के लिए लुक एट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो नज़दीक के लिए क्या लगता है, सी का प्रयोग, जैसे आई सी, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, जैसे मतलब आप मुझे देख रहे हो तो सामने व्हाइट बोर्ड वगैरह भी देखना पड़ेगा, तो उसको सी कहते हैं। तो लुक और ओवर लुक मतलब कि अवलोकन के लिए देखना, ठीक है। तो ओवर लुक और नज़रअंदाज करना भी होता है, कृपया मेरे सर्टिफिकेट को नज़रअंदाज कर लीजिए, मतलब ऊपरी तौर पर देख लीजिए, बस कायदे न देखिए, ये भी नहीं हो सकता। तो सी माई सर्टिफिकेट ये सही है, कृपया मेरे सर्टिफिकेट को देख लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट कोई आदमी देखेगा तो नज़दीक से ही देखेगा, नज़दीक के लिए सी का प्रयोग होता है। चौथे में भी सी दिया है, लेकिन सी इंटू माई सेल्फ, मेरी सर्टिफिकेट में देख लीजिए, तो ये ऐसा तो होगा नहीं कि इंटू माने अंदर, सर्टिफिकेट के अंदर जाकर थोड़ी देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो सभी हो नहीं सकते। सी वाला ऑप्शन आपका सही, एकदम 100% करेक्ट वाक्य है। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सही वर्ड से आपको निम्नलिखित वाक्य को पूरा करना। लेट अस नॉट कन्फ्यूज लिबर्टी लाइसेंस, ठीक है। तो लिबर्टी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फिक्स विथ लगता है, लिबर्टी विथ लाइसेंस होता है, लाइसेंस के साथ स्वतंत्रता। लेट अस नॉट कन्फ्यूज, हमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, लिबर्टी विथ लाइसेंस, लाइसेंस के साथ जो हमको स्वतंत्रता मिली उससे कन्फ्यूज यानी भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही है। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, आप उसको उस तरह से डायरेक्टली याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो है अगला सेट हम हल कराने जा रहे हैं 45 के बाद। हाँ देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 30 जो इस बुक का लास्ट सेट है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। फेमिनिन ऑफ हार्ट पूछा है, हार्ट का फेमिनिन माने स्त्रीलिंग पूछा है। हार्ट माने क्या होता है, हिरन होता है, हार्ट माने भी हिरन होता है, ध्यान देना, डियर माने तो होता ही है, DRR। तो हिरन का स्त्रीलिंग होता है रो, रो माने होता है हिरड़ी, क्या होता है, हिरड़ी। तो ROE इसका करेक्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान को भरा, लेट ही इज स्किल्ड वर्क का। तो ये पीछे भी आपका आया था लेट वाला, ठीक है। तो इसमें आपको 2 बताया गया था, क्या बताया गया था, 2 माने होता है यद्यप, 2 लेट माने यद्यप देर से शुरू किया है, ही इज स्किल्ड वर्क, फिर भी वो एक दक्ष श्रमिक है। तो ठीक है, 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, लेट होने के बावजूद भी, लेट से शुरू करने के बावजूद भी वो कुशल वक्ता है, या यदि वह देर से शुरू किया था फिर भी कुशल श्रमिक है। तो इस तरह से आपका दोनों वाक्य, दोनों क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए आपको दिया गया यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, पैसेज को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बता दे रहे हैं। चेंज टेकिंग प्लेस इन आवर क्लाइमेट हैव बिकम, तो हमारे जलवायु में जो है चेंजेस टेकिंग प्लेस, जो परिवर्तन हुए हैं, हैव बिकम, वो हो गए हैं। क्या हो गए हैं, तो आपको पैसेज से आधारित देना है। जब पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ए मैटर ऑफ वरी फॉर साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए चिंता का मामला बन गए हैं, ठीक है। तो बी आप सही हो। एंटानिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इंक्रीज, इंक्रीज का एंटानिम्स बताना है। तो इंक्रीज देखिए यहाँ आप उसको तो अपने हिसाब से ही बता रहे, इंक्रीज दिया ना, अंडरलाइन कहीं दिया है, तो इंक्रीज का बताना। इंक्रीज माने होता है बढ़ाना, तो इसका आपको एंटानिम्स बताना है। तो घटाना का अंग्रेजी क्या होता है, रिडक्शन, माने कटौती करना। इंक्रीमेंट स्मॉलर रैपिड, ये तो होने से इंक्रीमेंट में स्मॉल छोटा रैपिड मानते हैं। ये क्वेश्चन भी पीछे आया था तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड, प्राइम मिनिस्टर ने हेल्ड माने आयोजित किया। क्या आयोजित किया था, पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने आयोजित किया था। तो इस तरह से था ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। भले ही घंटे की लगभग क्लास है, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें 15 सेट मैं एक साथ कवर कराया हूँ, ठीक है। 2 ही 3 वीडियो में पूरा 300 प्रैक्टिस सेट हल करा चुका हूँ। और एक और हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, वो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें तो और भी अच्छे ढंग से दिया गया है। ये तो थोड़ा सा हार्ड लेवल में भी था, तो वो एकदम सिंपल है, तो उसको भी आपको कवर करा देंगे। एक सेट उसको मैं सॉल्व किया हूँ, 11 सेट बचे हैं, तो उसको भी मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा। आप उसको भी ज़रूर देख लेना, ताकि आपको चाहे सिंपल लेवल से आए चाहे डिफ़िकल्ट लेवल से आए तो कोई समस्या ना हो। हल करने का आप टेक्निक जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लीजिएगा, आपका भी नंबर कटेगा नहीं। सही नहीं आ रहा तो गलत क्या नहीं हो सकता, उसको आप पकड़िए। बाकी आप जो भी ग्रामर पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट किए हैं आपका उसी से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा इंग्लिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।